Hello everyone, welcome to the Aspirant Invincible यूट्यूब चैनल। इकोनॉमिक्स के लेक्चर फर्स्ट में हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को स्टार्ट किया था। आज हम लेक्चर 2 देखेंगे इकोनॉमिक्स का। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें और आपको याद दिला दें कि जैसे कि प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन हुई है, तो अब हमें कोशिश करना चाहिए जो हमारे पिलर सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस एंड टेक, इन सब पे फोकस करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन भी करना है। हमारे पास बहुत कम लिमिटेड टाइम रह गया है। अब जल्दी से हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था। तो हमने देखा सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो आप रिकॉल करिए, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, हमने क्या पढ़ा था। इकोनॉमिक्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओकिनोमोस, है ना, जिसका मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट से है। बोल्ड एंड बोल्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट से है। एक चीज़ और, लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखी है उसको एडिट करते वक्त, तो शायद वो समझ में नहीं आ रही होगी। थोड़ा सा काम चला लें उस वीडियो से, और बाकी मैं यहाँ पे रिवीजन, और अब जो मैं वीडियो बनाऊँगा वहाँ पर थोड़ा सा इसका ध्यान रखूँगा कि जो भी साउंड है, मेरा वॉइस क्लियर रहे और आपको समझ में भी आए। तो फिर हमने इकोनॉमिक्स को देखा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑल। देन ब्रांचेस अगर हम देखें इकोनॉमिक्स की, हमने फिर ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो जल्दी से याद करो, एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या रहेगा, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो और याद भी रहेगा लंबे समय के लिए। तो माइक्रो में एक स्मॉल स्केल पे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टडी करेंगे, और मैक्रो में एक हम सम टोटल की बात करेंगे, लार्ज भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बेसिक। देन अगर हम देखें, इसके बाद हमने लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा देखे। लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने देखा था एक लॉ ऑफ डिमांड, एक लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है उसके प्राइस से इन्वर्सली रिलेटेड रहता है। कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती है कि बाकी सारे फैक्टर जो है इकोनॉमी के, वो अनचेंज होने चाहिए। मतलब इनकम भी अनचेंज्ड हो, टेस्ट, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी अगर अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है, तो जो डिमांड है इन्वर्सली रिलेट रहेगी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की। सिंपल। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, और सिंपली अगर कहें कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा, जैसे टोमेटोज़, ऑनियन, हमने सब्जियां अगर महंगी हो गई हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है नॉर्मली। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उस प्रोडक्ट की प्राइस से पॉजिटिवली रिलेट रहेगी। कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर बाकी फैक्टर जो हैं इकोनॉमी के वो कांस्टेंट रहे। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ने का मतलब क्या हो रहा, किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, या फिर हो सकता है उसकी सप्लाई कम हो, बट धीरे धीरे जैसे अगर प्राइस बढ़ती चली जा रही है तो इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए प्रोडक्शन उसका बढ़ेगा, उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। तो सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सप्लाई और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिवली रहेगा। हमने एक लॉ ये देखा था। इसके बाद हमने देखा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या देखा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सिंपल है
किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का अगर हम कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज़ करती चली जाएगी। यूटिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग विद द कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का यूज़ बढ़ाते चले जाएं तो उससे साथ में उससे जुड़ी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग यानी डिक्रीज़ होना, मार्जिनल यानी बची हुई, और यूटिलिटी यानी उपयोगिता। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम देखें, फिर हमने देखा था एक मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करी थी। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता? मार्केट इक्विलिब्रियम सिंपल है, जब मार्केट में जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई है किसी भी चीज़ का, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में है हमारा मार्केट। जितना सप्लाई है मार्केट में उतनी ही डिमांड है, तो जो प्राइसेस हैं एब्रप्टली चेंज नहीं होंगी। सडन राइज और सडन फॉल ऑफ प्राइसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट विल नॉट अकर इफ डिमांड इक्वल्स टू दी सप्लाई। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल। तो मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पे समझना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे बैलेंस हो। मैंने इस तरीके से समझाया था, तो जितना डिमांड है मार्केट में उतना ही सप्लाई है, जितना डिमांड उतना सप्लाई, दिस इज इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमने देखे थे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई, तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल पे हम देख रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम को। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में मोबाइल्स हैं, कार हैं, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल है, एक्सेट्रास। इनका हम जो डिमांड देखेंगे, इनका डिमांड देखेंगे, इनका सप्लाई देखेंगे, उन्हें हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे और एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। दूसरे टर्म में हम कैसे जान सकते हैं, डिमांड यानी और सप्लाई, तो सप्लाई किस साइड से होती है, प्रोड्यूसर साइड से होती है, जो बनाने वाला है उसकी साइड से कितना आ रहा, और एग्रीगेट डिमांड किसकी साइड से होने वाला है, कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है मार्केट में उनकी साइड से होगा डिमांड। एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअली, और सिंपली जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड, और डिमांड सिंपली हमें कंज्यूमर साइड के बारे में बताता है, और जो सप्लाई है वो हमें प्रोड्यूसर साइड से इंफॉर्मेशन देता है। तो हम एग्रीगेट डिमांड को इसलिए हमने वहाँ पे पढ़ा था कि टोटल एक्सपेंडिचर डेट ऑल हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट आर विलिंग टू मेक ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट वेरियस प्राइस लेवल प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। जितने भी कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर कौन हो सकता है, सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ सकती है, हाउस होल्ड को ज़रूरत पड़ सकती है, फर्म हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ये सारे के सारे मिल के जितना डिमांड करेंगे वो एग्रीगेट डिमांड होगा। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, इसी फॉर्म में कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल।
तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं इकोनॉमी में, मोबाइल बनाने वाले, कार बनाने वाले, टेक्सटाइल बनाने वाले, इन्होंने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, इसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितना है, इसी को हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सेल, इसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। मॉनेटरी वैल्यू के टर्म में बताया जाता है एग्रीगेट सप्लाई। वहीं पर एग्रीगेट डिमांड कहाँ से होगा, टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पर भी मॉनेटरी वैल्यू होगी, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू है एक्सपेंडिचर की, और यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू है आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड कौन करता, कंज्यूमर करते, सप्लाई कौन करता, प्रोड्यूसर करते। इस दोनों से लिंक आपको याद रखना है सिंपली। इसके बाद हमने जल्दी से देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब सिंपल ये था कि रिसोर्सेज जो हमें किसी भी प्रोडक्शन को बनाने में चाहिए पड़ेंगे। सो ऐसे सारे रिसोर्सेज जो हमें किसी भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए चाहिए पड़े, ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कौन कौन से रिसोर्सेज हमें किसी भी प्रोडक्शन के लिए चाहिए पड़े, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए चाहिए पड़ेंगे। तो इसमें हमने देखा था लैंड, फिर हमने देखा था लेबर, और कौन सा देखा था, आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, मेरे साथ रिवीजन करिए। हमने देखा था कैपिटल, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, लैंड क्या होता, लेबर क्या होता, कैपिटल क्या होता, और एंटरप्रेन्योर क्या होता। दीज आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब लैंड में हम क्या मानते हैं, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए चाहिए पड़ेगा, वो हम लैंड की कैटेगरी में डालेंगे, और इससे हमें जो हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी इन सभी रिसोर्सेज के लिए, उसे हम बोलेंगे रेंट। देन लेबर, लेबर हमारा है फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। हमें जितना भी उसमें प्लानिंग करना पड़े, जितनी भी उसको मेहनत करनी पड़े, रिसोर्सेज को मूव करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, चेंज करने, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो हम क्या बोलेंगे, लेबर। इसलिए यहाँ पे फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगेगा, और इसकी जो कॉस्ट रहेगी, जो रेम्यूनरेशन हमें देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं वेजेस। क्या बोलेंगे, वेजेस। देन कैपिटल, हमने नेचुरल रिसोर्सेज ले लिया, हमने उसमें मेहनत लगा ली, प्लानिंग कर लिया, बट जो रेंट है, वेजेस, हम जो कॉस्ट दे रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, हमारे पास जो टूल्स होने चाहिए, मशीनरी होगी, हम जिसका इस्तेमाल करके उन रिसोर्सेज को मेहनत के साथ में मोबिलाइज करेंगे। तो वो टूल्स चाहिए, जगह चाहिए, उसमें हमें आने जाने के लिए रास्ता चाहिए पड़ेगा, बिल्डिंग चाहिए पड़ेंगी। इन सभी चीज़ों को कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल, पूंजी, इसमें आपका मशीन्स भी आ जाएंगी, बिल्डिंग्स हो गई, टूल्स आपके, और एक्सेट्रा। ये सारा का सारा कैपिटल है। कैपिटल आपका, और कैश भी हो जाएगा, रिसोर्सेज, मॉनेटरी वैल्यू जिसकी है। इसके लिए जो रेम्यूनरेशन है, इसकी जो कॉस्ट है कैपिटल, इसके लिए हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। कैपिटल की लिए हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट, लेबर के लिए हमें देना पड़ता है वेजेस, लैंड के लिए हमें देना पड़ता है रेंट, और एंटरप्रेन्योर लास्ट।
तो एंटरप्रेन्योर क्या है? कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कॉरपोरेशन। तो एंटरप्रेन्योर मतलब कोई भी एक एंटिटी जो इन तीनों के तीनों रिसोर्सेज को इकोनॉमी में अप्लाई करें, वो एंटरप्रेन्योर हो गया। तो एक ऐसी एंटिटी जो रिस्क ऑफ हायरिंग अदर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिस्क। तो जो रिस्क लेता है उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो इसके लिए जो कॉस्ट देनी पड़ती है, जो मिलती है, इसकी जो अर्निंग है, इसे बोलेंगे रेम्यूनरेशन को प्रॉफिट। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कौन है? एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? द एबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन आपकी क्लियर हो रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यानी एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड टू मैनेज अदर 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल को मैनेज करके एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक प्रोडक्शन को करना। ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट आपको याद रखना चाहिए कि लैंड का मतलब है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ से डेफिनेशन में पूछा जा सकता है यूपीएससी यहाँ से कि सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज लैंड के डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर लेबर का मतलब क्या है? फिजिकल एफर्ट है सिर्फ और सिर्फ, कि मेंटल एफर्ट है, या दोनों है? तो दोनों है। यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है। देन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ पैसा आता है क्या? नहीं। कैपिटल में क्या क्या आएगा? आपकी मशीन है, जो भी टूल्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने में हेल्पफुल है, उसे हम कैपिटल बोलेंगे। तो एक इंसान जिसके पास बहुत अच्छा आइडिया है तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहता है, उसे भी ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, इसलिए वो कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो इस तरीके से यूपीएससी में प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन बनाया जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। ये फर्स्ट लेक्चर हमने यहाँ पे रिवीजन कर लिया है, और इसलिए किया है ताकि जो अगर वहाँ पे मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, मैंने इसलिए यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन कर लिया हमने, या फिर समझ सकते हैं आज से ही यहाँ से हम कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स, हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो गया, फिर ब्रांचेस, लॉज, फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर मार्जिन, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम देखा, देन मैक्रो इकोनॉमिक, देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा आज का लेक्चर। ओरिजिनल जो लेक्चर हमारा आज का है लेक्चर 02, और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अभी वर्ड से अगर हम समझें, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या हो रहा? नेशनल यानी नेशन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू नेशन। इनकम, नेशन यानी कंप्लीट, ऑल और टोटल, ऐसा हम शब्द यूज़ कर सकते हैं। इनकम से क्या लेना देना है? यानी अर्निंग से लेना देना, अर्निंग सिंपली। और अकाउंटिंग मतलब क्या है? अकाउंटिंग यानी कैलकुलेशन। अब हम देखेंगे कि किसी भी देश में सारे लोगों की इनकम कैसे निकाल दी जाती है, या फिर देश की इनकम कैसे फाइंड की जा सकती है। इसलिए ये वाला टॉपिक स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश की आय, राष्ट्र की आय। राष्ट्र की आय कुछ नहीं होती, जो वहाँ के रेसिडेंट की आय है
उनका टोटल सम ही देश की आय होती है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम सिंपली टोटल इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। क्या समझना है यहाँ पे? टोटल इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो हमें नोटिस करना है वो कीवर्ड क्या पर है, कहाँ पर है? टोटल। टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। तो यहाँ से टाइम पीरियड पता चलता है हमें। रेसिडेंट की बात हो रही है, नॉट सिटीजन। अगर पॉलिटी आपने पढ़ ली है तो आप दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। सिटीजन मतलब इंडियन सिटीजन हु हैव ऑल फंडामेंटल राइट्स, हु आर बॉर्न इन इंडिया एंड दे एंटाइटल्ड टू बिकम द पार्ट ऑफ बी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सो एंड सो। रेसिडेंट मतलब सिंपल क्या होता है? जस्ट लिविंग इन कंट्री। तो सारे के सारे लोग यहाँ पे आ गए। सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन्स। मैं इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी का काम ही है डेफिनेशन में कीवर्ड को ढूंढकर वहाँ से क्वेश्चन बनाना। तो नेशनल इनकम इज टोटल इनकम जनरेटेड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। तो रेसिडेंट की जगह यूपीएससी कर सकता है सिटीजन वर्ड को रिप्लेस कर दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो अब वहाँ पर जाके आप कंफ्यूज रहोगे अगर आपने यहाँ से ध्यान से नहीं दिया। तो रेसिडेंट का मतलब है जो भी देश की बाउंड्री के अंदर उस समय में रहते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड में रहते हैं, उन्हें रेसिडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वो नागरिक भी हो सकते हैं और गैर नागरिक भी हो सकते हैं, किसी और देश के रहने वाले भी हो सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स भी हो सकते हैं, सिटीजन्स भी हो सकते हैं। दैट इज़ नेशनल इनकम। अंडरस्टैंड? नेशनल इनकम यानी टोटल इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर जितनी भी आय सारे लोगों द्वारा जनरेट की जाए जो देश के अंदर रहते हैं, बस वो नेशनल इनकम है। इट मेजर्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन ईयर। और सेकंड लैंग्वेज में अगर हम देखें इसको क्या बोला जा सकता है साथ में? इट इज़ अ टोटल मॉनेटरी वैल्यू। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? एक दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, एक मॉनेटरी वैल्यू है किस चीज़ की? इट इज़ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होता है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल, या तो गुड्स प्रोड्यूस होगा या सर्विस प्रोड्यूस होगी। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी प्रोड्यूस किए गए हैं इनकी सभी की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है एक साल के अंदर अंदर? प्रोड्यूस्ड इन वन ईयर। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नेशनल इनकम। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया एक साल के अंदर अंदर, उससे हमें कितना आउटपुट जनरेट हुआ मॉनेटरी वैल्यू टर्म में, इसे बोलेंगे हम नेशनल इनकम। दो डेफिनेशन याद रखनी है कि एक, जितने भी रेसिडेंट हैं देश के अंदर अंदर एक साल के अंदर उन्होंने कितनी इनकम को जनरेट किया। अब जनरेट इनकम कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे।
उस पर मत जाओ। तो इनकम जनरेटेड बाय ऑल नेशनल, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, और अपनी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ ऑल नेशनल्स, जितने भी देश के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी कुल आय को ही हम देश की आय बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इस डेफिनेशन के। आप साथ में तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत सही रहेगा, ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने सबसे पहले देखा कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेक्स्ट, अब हमने देख लिया नेशनल इनकम का मतलब है कि टोटल इनकम ऑफ ऑल नेशनल, जितनी भी इनकम जनरेट की गई है सभी नेशनल्स द्वारा। तो अब ये कितनी हो सकती है और कैसी हो सकती है, तो 4 वे टू मेज़र नेशनल इनकम। अब हम इसको देखें कि इनकम जनरेट कितने तरीके से हो सकती है और कैसे हो सकती है। देयर आर 4 ways टू मेज़र नेशनल इनकम। अभी हमने नेशनल इनकम की सिर्फ और सिर्फ एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन पढ़ ली है, इनकम जनरेटेड बाय ऑल नेशनल्स विद इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। ये नेशनल इनकम हो गई हमारी। अब हम फॉर्मूला अगर हम इसका देखेंगे कि फॉर्मूले के मतलब क्या है, यहाँ पे कैसे जनरेट करेंगे, तो बहुत स्पेसिफिकली हम समझ पाएंगे कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। नाउ फर्स्ट जो तरीका है, फर्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहला तरीका है इनकम जानने का, पहला तरीका है नेशनल इनकम जानने का, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को जान लिया जाए। अभी ये क्या होती है? सिंपल, आपको यहाँ मैं समझाने के लिए हूँ, तो आप अभी घबराएं नहीं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है हम समझेंगे। थोड़ा सा बाय नेम अगर हम समझने की कोशिश करें कि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक यानी घरेलू, हिंदी में बोलते हैं, और उत्पाद, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास? गुड्स एंड सर्विसेज हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो रहा है? डोमेस्टिक यानी हमारा विद इन दी कंट्री, इनसाइड द कंट्री। डोमेस्टिक यानी घर, इनसाइड कंट्री। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ग्रॉस प्लस डोमेस्टिक प्लस प्रोडक्ट। सो इट इज़ अ टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। और तरीके से अगर हम समझें, इसको लिखें कि जीडीपी का मतलब क्या है, इट इज़ टोटल मनी वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड services produced within domestic
टेरिटरीज of the countries during a financial year, that is total money value. जीडीपी समझ में आया कि भारत की जीडीपी 8.5 से आगे बढ़ेगी. मतलब क्या है, यहाँ पर है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसकी मनी वैल्यू 8% से इंक्रीज़ हो रही है ईयरली. ये कहने का मतलब है. यहाँ पे कीवर्ड क्या है जहाँ से यूपीएससी आपके साथ में क्वेश्चन पूछेगा कि जीडीपी इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, total money value of all final goods and services produced within domestic territory of the country during a financial year. Keyword keywords क्या है? It is total money value. दूसरा कीवर्ड है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज डेफिनेशन में लिए जाएंगे, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कंप्लीट हो चुके हैं. अगर वो इंटरमीडिएटरी फेज़ में है तो उनको डेफिनेशन के लिए, मेज़रमेंट के लिए, जीडीपी मेज़र करने के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा. फॉर सिंपल एग्जांपल, हमने आटे से बिस्किट बनाना है तो आटे को नहीं मानेंगे हम फाइनल गुड्स. यहाँ पे फाइनल गुड क्या होगा? बिस्किट. बिस्किट का प्राइस हम मेज़र करेंगे, ना कि पहले हम आटे को भी ले लें, आटे में फिर पानी मिलाया जाएगा, फिर लेबर इंक्लूड होगा, फिर बिस्किट बनेगा. तो इससे क्या होगा? रिपीटेशन एरर आ सकती है. इसलिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ली जाती है, टोटल मनी वैल्यू और विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री. याद रखना, विद इन द बाउंड्री. तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा उसको केवल उसको इंक्लूड करेंगे. और 1 ईयर, 1 साल, जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा जैसे चलता है हम उसको मान के चलेंगे. इस टाइम पीरियड के अंदर टोटल मनी वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री इन अ 1 ईयर, दैट इज़ द जीडीपी, गुड्स एंड सर्विसेज. अब कोई भी आपसे जीडीपी या फिर न्यूज़पेपर में आप जीडीपी पढ़ते हैं, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब क्या है. तो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे. तो 8% से इंक्रीज़ हो रही है, फिर 9% से इंक्रीज़ हो रही है, फिर 10% से इंक्रीज़ हो रही है. इसका मतलब है कि जो मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो हमारे देश में बन रही है उनकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है मॉनेटरी वैल्यू. ठीक है. नाउ अब जैसा हमने समझ लिया कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द जीडीपी. तो यूपीएससी आपसे सिंपली क्वेश्चन कर सकता है कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या फिर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. यस, तो ये याद रखना है कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड. ये वाला पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है जो लास्ट प्रोडक्ट है जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करता है. सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू हम मेज़र लेंगे, इंक्लूड करेंगे. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर नॉट यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड. समझ में आ गया? इस तरीके से. नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला क्या है? ओनली न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर काउंटेड. ट्रांजैक्शन गुड्स प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड सच एज बाइंग, सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट included.
only newly produced goods and services, goods are counted. ठीक है, अगर आपने कोई सेकंड हैंड सामान खरीदा तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, सेकंड हैंड इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड हैंड सामान आपने ख़रीदा है तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ जो सेकंड हैंड सामान है वो प्रीवियस ईयर प्रोड्यूस हुआ था, पहले प्रोड्यूस हुआ था, और जिस साल वो प्रोड्यूस हुआ था उस साल वो जीडीपी में काउंट हो चुका है। अब वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑनरशिप चेंज हुई है। तो ऑनरशिप चेंज होने से जीडीपी से रिलेशन नहीं है। जीडीपी में हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करेंगे जो एक साल के अंदर अंदर देश के अंदर प्रोड्यूस हुए। प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जीडीपी से हमें प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है, गुड्स और सर्विसेज के। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जीडीपी में काउंट नहीं होगी? अब यहाँ पे हम इसके साथ पढ़ ही लेते हैं। नॉट काउंटेड, ट्रांजैक्शंस नॉट काउंटेड इन जीडीपी। तो कौन कौन से हो गए? जैसे कि हमारा सेकेंड हैंड प्रोडक्ट वाला हो गया, वो हम लिख चुके। और कौन सा होगा? फॉरेन गुड्स, सेल ऑफ गुड्स डैट वर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड डोमेस्टिक बाउंड्री। जो फॉरेन गुड्स हैं उनका जीडीपी में नहीं होगा। क्यों? डेफिनेशन क्या कह रही है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर विदेश से सामान आपने इंपोर्ट करके आया है, मान लीजिए आपने एक कार अमेरिका यूएस से आपने एक कार मंगाई है और इंडिया में चलाते हो, तो उस कार को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यूपीएससी डायरेक्ट एग्जाम्पल देकर आपसे पूछेगी क्यों नहीं किया जाएगा जीडीपी में? वर्ड है डोमेस्टिक, विद इन दी बाउंड्री। तो विद इन द बाउंड्री प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी उसको इंक्लूड किया जाएगा। और कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं किया जाएगी? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड मतलब क्या है? जैसे कार में कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं? एक साउंड लगा है कार में एक टायर लगे हैं, कई सारे टायर है, ट्यूब है, और भी सीट्स हैं, कवर है। इन सब चीज़ों को इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना, फॉरेन गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है। दैन सेल ऑफ यूज्ड गुड। जो यूज्ड गुड्स हैं और सेकंड हैंड गुड्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है जीडीपी में। इनके सेल होती है, तो आपने जैसे मोबाइल एक साल चलाया फिर बेच दिया, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस मोबाइल का प्रोडक्शन पहले हो चुका है। अगर देश के अंदर हो चुका है तो जिस साल हुआ था उस साल उसको जीडीपी में इंक्लूड कर लिया गया था, उसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो इसमें काउंट नहीं होगी वो है इलीगल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केट क्यों नहीं होगा? क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना। जब चीज़ों को आपने रिसीप्ट नहीं ली, जिसका टैक्स आपने नहीं दिया, तो उसका ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास में डाटा कैसे जाएगा? नो डाटा इज़ अवेलेबल। ब्लैक मार्केट का डाटा नहीं है तो हम क्या ही कर लेंगे ऑफ ट्रांजैक्शंस। ब्लैक मार्केट। दैन ट्रांसफ़र पेमेंट। जो ट्रांसफ़र पेमेंट है इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? सिंपली क्योंकि यहाँ पे कोई गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र पेमेंट सिंपली है ऐसे पेमेंट जिसके बदले में सरकार को कुछ रिटर्न्स नहीं मिलते, विच हैव नो रिटर्न।
फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्ज़ाम्पल है पेंशन। सरकार को काम भी नहीं मिल रहा, सैलरी देती है तो सरकार काम लेती है, लेकिन पेंशन में काम नहीं लेती, रिटायरमेंट के बाद में मिलता है। स्कॉलरशिप हो गया, सब्सिडी हो गई, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट। स्कॉलरशिप है, पीएम किसान योजना है, तो 6,000 रुपये जो सरकार दे रही है, सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार सब्सिडी दे रही है, पैसे दे रही है, वहाँ पे सरकार को इन रिटर्न में नहीं मिल रहा, एक्सचेंज वैल्यू कुछ नहीं मिल रही उसकी, इसीलिए उसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जीडीपी इज मेजर्ड द टू डिफरेंट प्राइजेस। अगर डिफरेंट, अब जीडीपी हमने देख लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आ गया, अब डिफरेंट प्राइजेस पे मेज़र की जाती है जीडीपी, तो उसके बारे में अगर हम जानें कि डिफरेंट प्राइजेस, एक है हमारे पास करंट प्राइस और मार्केट प्राइस जिसे बोलते हैं, और एक होता है कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस। तो एक हमारा है कांस्टेंट प्राइस और एक है हमारा करंट ईयर प्राइस। दोनों में क्या डिफरेंस है हम समझते हैं सिंपली। कांस्टेंट प्राइस यानी एक सिंपल कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड, हमने पॉइंट मान के चला है, इसलिए तो इसको हम बेस ईयर प्राइस भी बोलते हैं, और करंट प्राइस को हम मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। जो आज मार्केट की प्राइस है वह, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस मतलब समझ में आ गया, हमने आज की जीडीपी को कंपेयर करने के लिए एक बेस ईयर मान के चला है, वो मान के चल रहे हैं। जैसे हमारा 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे 2018 से, 2017 से। तो जैसे अगर हमने बेस ईयर मान के चला है 2017-18, तो उस ईयर की प्राइजेस को हम बोलेंगे कांस्टेंट प्राइसेस और द बेस ईयर प्राइसेस। करंट प्राइसेस क्या हो जाएगा, 2024 चल रहा है जैसे 2023-24, और बेस ईयर हमने मान के चलिए 2018 को माना है, फिक्स्ड ईयर कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पे जो जीडीपी होगी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसे हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। और जो करंट प्राइस पर हमें जीडीपी मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम नॉमिनल जीडीपी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मतलब फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इसलिए आपको ध्यान से ये वाला चैप्टर पढ़ना है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी में हमने कांस्टेंट प्राइस देखा, करंट प्राइस देखा। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है एक फिक्स बेस ईयर प्राइस से कंपेयर करेंगे, उसको रियल जीडीपी हमें मिलेगी वहाँ से इस प्राइस पर, और जो करंट है मार्केट प्राइस है, आज की प्राइस क्या है मार्केट में इस गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन की, उसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। So real GDP is calculated in a manner that goods and services are evaluated at some constant set of price, or the prices remain fixed. It reflects the changes in volume of production. तो जो हमें रियल जीडीपी से मिलता है, it implies that change in volume of production. ये क्या बताएगा हमें, रियल जीडीपी बताएगा चेंज इन प्रोडक्शन, क्योंकि 2018 का जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं 2024 की जीडीपी को, लेकिन प्राइस हमने लिया है 2018 का। तो 2018 में अगर 100 kg शुगर बनता था, 2024 में अगर 100 kg बनेगा, दोनों के प्राइस सेम है, तो दोनों इक्वल जीडीपी हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे,
अगर डिफरेंट आ रहा है दोनों का तो ये 200 kg होगा, तब जाके दोनों की जीडीपी में इंक्रीमेंट हम देखेंगे कि 2018 के रिस्पेक्ट में 2024 की जीडीपी 8% इंक्रीज़ की है या फिर 10% इंक्रीज़ किया है या फिर जो भी है। तो रियल जीडीपी से हमें क्या मिलता है? यूपीएससी आपसे डायरेक्ट पूछेगा, रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट चेंज इन प्रोडक्शन, रियल जीडीपी गेट बाय एट द रेट ऑफ एट द प्राइजेज ऑफ कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर प्राइस। करंट प्राइस की अगर हम देखें, करंट प्राइस यानी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से हमें जो जीडीपी मिलती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अभी नॉमिनल जीडीपी से हमें क्या पता चलता है और नॉमिनल जीडीपी से हमें क्यों बचना चाहिए, हमें रियल जीडीपी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है नॉमिनल जीडीपी को। मान लीजिए 2008 में 100 kg जो शुगर हमने माना है 30 रुपी पर केजी उसका रेट था, वो बढ़ के 50 रुपी पर केजी हो गया। तब प्रोडक्शन अगर 100 है, 2024 में भी 100 है, तो इसका रेट क्या आ रहा है 30 के हिसाब से 3000 और यहाँ पे आ रहा 5000। तो देखने में कितना आ रहा 2000 रुपी का इंक्रीमेंट हो गया, बट प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी इंक्रीज़ दिख रही है। तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा ट्रुथ नहीं बताती। तो रियल नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट द रियल टेस्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी के साथ साथ रियल जीडीपी को भी बताते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, रियल जीडीपी reflects the true state of economy. No impact of inflation. Simple. It is free from high fluctuation of इन्फ्लेशन। याद रखिए, रियल जीडीपी से यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट द ट्रू स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट है इनकरेक्ट है, इस तरीके से आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने देख लिया नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डेफिनेशन, देन जीडीपी, देन विद इन द जीडीपी द कीवर्ड ऑफ जीडीपी। कीवर्ड के बाद में हमने देखा कौन से इंक्लूड होंगे, कौन से इंक्लूड नहीं होंगे ट्रांजैक्शन। फिर कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस क्या होती है, देन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कहाँ से मिलती है। दैट इज़ ऑल अबाउट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ द सेकेंड मेथड टू गेट द नेशनल इनकम। दूसरी मेथड क्या है नेशनल इनकम को जानने की, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जानकर। अभी हमने देखा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमी? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स में आनी है यूपीएससी। फिर विद इन द इकोनॉमी हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि देश इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट इनकम, मॉनेटरी वैल्यू, हाउस होल्ड मैनेजमेंट आप कब कर पाओगे, जब आपके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन हो। फिर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा, हम कैसे पता करें नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम कैसे पता करेंगे हम, उसके तरीके हैं जीडीपी, फिर है जीएनपी, फिर है एनएनपी और जीएनपी। नाउ एनडीपी और एनएनपी। नाउ अब
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया, अभी पढ़ा था हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब पढ़ रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोनों में अंतर आया है, जीडीपी से हो गया जीएनपी, तो इस एन में चेंज है, एन में चेंज है, तो डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर क्या होता है, सारा खेल यहाँ पर है। और यहीं से मैं आपको आंसर बता दूंगा, आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जानी है। तो डेफिनेशन यहाँ से समझ लो, क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों में डिफरेंस इतना बस है, जैसा कि हमने बताया, एक जगह लिखा है डोमेस्टिक और एक जगह लिखा है नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब क्या आपको हमेशा याद रखना है, डोमेस्टिक का मतलब है ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और नेशनल का मतलब है इंडिविजुअल और सिटीजन। आप सिटीजन याद रखो तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या देख रहे थे, जीडीपी में हम देख रहे थे इंडिया के अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा, उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम जीडीपी में देखते हैं। अब वो प्रोडक्शन कोई भी कर रहा हो, विदेश की कंपनी यहाँ पे कर रही हो, विदेश के आदमी यहाँ पर आके कर रहे हो, इंडिया में इंडियंस कर रहे हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है डोमेस्टिक बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए, तब हम उसको जीडीपी में मानेंगे। बट नाउ अब नेशनल की बारी में हम क्या देखने वाले हैं, इंडियंस। इंडियंस मस्ट बी द प्रोड्यूसर। अब यहाँ से डेफिनेशन पूरा चेंज है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन इंडियंस कर रहे हैं, अब वो इंडिया के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये मैप थोड़ा मैं सही बना लूँ, लीजिए बन गया ये मैप, और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, बोथ। यहाँ पर ओनली इनसाइड इंडिया। दोनों में समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था हमने, जल्दी से कंपेयर करके पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सिंपल, इट इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द residents of a country during financial GDP by the national of Indian nationals, national belonging to India or Indian nationals. Total money value of goods and services produced by Indian national is called gross domestic product, और gross national product। और दूसरा हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि जो इंडियंस हैं, जैसे कोई बाहर काम कर रहा है, इसने कोई यहाँ पे इनकम की, वो वापस इंडिया में भेजेगा, और जो यहाँ पे फॉरेनर हैं, इंडिया में फॉरेनर हैं, जो इन्होंने इंडिया से जनरेट किया इनकम, वो बाहर भेज देंगे। इस तरीके से भेजेंगे। जो तो जीडीपी में थोड़ा सा हमें इंक्लूड करना पड़ेगा और एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड क्या करेंगे, जो इंडियंस ने इनकम भेजी, एक्सक्लूड क्या करेंगे, जो यहाँ से इंडिया से इनकम बाहर गई है। ये हो गया जीएनपी जीडीपी में अंतर, डिफरेंस हो गया, बेसिक डिफरेंस है ज्योग्राफिकल बाउंड्री का। तो एक टर्म आता है नेट
नेट फॉरेन इनकम और द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड is the difference between factor income received by a normal resident of the country and the factor income paid to foreign resident in Indian domestic territory. So net factor income की बात करें, नेट फैक्टर इनकम जो है, नेट फैक्टर इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसमें टोटल इनकम क्या हो गया, जो हमने नेट फैक्टर इनकम नेट यानी फाइनल, और फैक्टर इनकम की बात हो रही है कि जो नेशनल्स हैं उनको मिली है इसलिए ऐड होगा, और फॉरेनर्स हैं, ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको जो इनकम इंडिया में मिलेगी वो अपने देश में लेके जाएंगे, तो उनकी इनकम को माइनस करना पड़ेगा और इंडियंस की इनकम को ऐड करना पड़ेगा जो विदेश में काम कर रहे हैं। इसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम। अब इनका जो भी होगा, अगर नेशनल को ज़्यादा मिली तो पॉजिटिव होगा, नेशनल को कम मिली, फॉरेनर्स को ज़्यादा मिली है तो माइनस होगा। मतलब देश से पैसा ज़्यादा जा रहा तो माइनस होगा। निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या होगा कि फॉरेनर्स को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं नेशनल से, और पॉजिटिव है तो नेशनल्स को ज़्यादा मिले पैसे फॉरेनर्स से, नेशनल्स को फॉरेन में पैसे ज़्यादा मिले देन द फॉरेनर्स इन इंडिया। दस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम सिंपली कहाँ से गेन कर सकते, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था, इंडिया के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनका मॉनेटरी वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है फॉरेनर्स की इनकम को, फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर दो और इंडियन नेशनल की इनकम को ऐड कर दो। इसी को हमने क्या बोला है, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। तो ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। इनकम ऑफ इंडियन एब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। समझ में आ गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर। इंडिया के केस में ये माइनस रहती है ज़्यादातर, मेनली, मोर ऑफन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हमने नेट फैक्टर इनकम को हटा दिया, हमें क्या मिल गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम को हटाने से हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिला वो आपको समझना है, यहाँ समझ लीजिए। नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड का मतलब क्या है, इनकम ऑफ इंडियंस एब्रॉड, जो भारतीय मूल के नागरिक विदेश में काम कर रहे हैं, इनकम ऑफ इंडियन एब्रॉड। तो भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में काम कर रहे हैं उनकी इनकम में से माइनस करना है इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। विदेशी और जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को माइनस कर दो तो हमें नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड मिल जाएगी और वी गेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। डोमेस्टिक में याद रखना है की डिफरेंसेस, जोग्राफिकल बाउंड्री की बात हो रही है। डोमेस्टिक यानी जोग्राफिकल बाउंड्री, देश के 4 दीवारों के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी बोलेंगे। फिर नेशनल जहाँ पे लिखा है यहाँ पे नागरिक की बात हो रही है। अब नागरिक देश के अंदर भी हो सकता है नागरिक, और देश के बाहर भी घूमने गए हैं कुछ लोग, उन्हें भी नागरिक बोलेंगे, सिंपल।
तो उसे वहाँ पर हम उनको GNP बोलेंगे। तो GDP हो गया, GNP हो गया। अब एक नया तीसरा तरीका होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? तीसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि नेट। अब हमने देख लिया सिंपली GDP, GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो नेशनल इनकम, क्योंकि हमें नेशनल इनकम चाहिए थी इसलिए हमने ऐसा किया। हम डायरेक्ट इस पे नहीं जा सकते थे, इस पे जाने के लिए हमें GDP का चाहिए था, क्योंकि देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू तो पता हो पहले। तो हमने उसकी वैल्यू पता की, उसको GDP बोला। फिर ऐसे लोग रह गए हैं जो देश से बाहर भी काम कर रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी तो इंडिया की इनकम है। और ऐसे लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं लेकिन है विदेशी, वो देश से पैसा लेके चले जाएंगे। तो हम नेट फैक्टर इनकम लाए और हमें GDP से GNP मिल गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और हम ढूंढ क्या रहे हैं? नेशनल इनकम। तो अब हम प्रोडक्ट पे पहुँचे, अभी इनकम पे नहीं पहुँचे। नाउ अब हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो नेट पढ़ना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो और नेट नेशनल प्रोडक्ट। इससे पहले हम कुछ जाएं, उसके पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का हमें वो समझने पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होता, सबसे पहले ये समझो। डेप्रिसिएशन मतलब सिंपली है किसी भी गुड्स का, किसी भी कैपिटल है, कोई भी मशीनरी है, कोई भी बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू में कमी आना, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्यों कमी आएगी? किसी भी चीज़ को हमने यूज़ कर लिया तो उसकी यूटिलिटी कम हुई, यूटिलिटी कम होने से उसकी वैल्यू कम हुई, उसकी वैल्यू कम हुई, इसी प्रोसेस को हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो दैट इज़ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ गुड और गुड्स। सो डिक्रीज इन द वैल्यू और मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड्स इज डेप्रिसिएशन। फॉर सिंपल एग्जाम, आपने एक मोबाइल लिया, 1 साल चला लिया, 1 साल चलाने के बाद उसको बेचोगे तो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। वो अगर आपने 10,000 का मोबाइल लिया है तो 10,000 की जगह 6,000 7,000 के आसपास में बिकेगा। मतलब जो आपने पैसे खर्च किए थे उस पैसे से कम पैसे आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? डेप्रिसिएशन के कारण, क्योंकि जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कम हो गई। लॉस ऑफ वैल्यू of fixed capital like machinery, building due to the normal wear and tear, changing production technology, कुछ भी हो सकता है, वो डेप्रिसिएशन आएगा। तो एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकते हैं पैसे कहीं भी। अगर मशीनरी है, जैसे आपने उसमें प्रोडक्शन में किसी मशीनरी को लगाया हुआ है, मशीन को रिपेयर करने में, वियर एंड टीयर में जो लॉस ऑफ वैल्यू है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई, एक सेक्टर ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। वियर एंड टियर सिंपल, चलते चलते चीज़ों की यूटिलिटी कम हो जाती है, उसी की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसलिए उसमें नेट वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी चीज़ की, तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट का मतलब हम जो पढ़ेंगे अब, उसका मतलब होगा ग्रॉस। टोटल वैल्यू थी, उसमें से हमने अगर डेप्रिसिएशन को हटाया तो क्या बोलने वाले हम उसको? नेट। मान लीजिए आपने 10,000 का मोबाइल ख़रीदा था, डेप्रिसिएट हो गया 2,000 का, तो नेट वैल्यू कितनी बची उसकी? 8,000। ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन मतलब है टाइम के साथ साथ वियर एंड टीयर होने के कारण, यूज़ होने के कारण किसी भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना। वैल्यू कम हुई तो मॉनेटरी वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, इसे ही हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। उस वैल्यू को हटा देंगे उसकी वैल्यू में से, तो उसको जो बचेगा उसको नेट बोलेंगे। नाउ जहाँ पर जीडीपी का सवाल है, तो जीडीपी हमें क्या बताता कि किसी भी देश के अंदर सिटीज़न हो, नेशनल्स हों और फॉरेनर्स, उनने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। लेकिन जीएनपी में क्या बताता, हमें हमेशा दोनों में डिफरेंट करके चीज़ों को पढ़ना है ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। जीडीपी में क्या पता चलता, पहला डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल्स हैं। तो डोमेस्टिक के मतलब क्या है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे सिटीज़न भी हो सकता है, फॉरेनर्स भी हो सकता है। जीएनपी में ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड। जीडीपी में क्या होता, जीडीपी में विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री। जीएनपी में क्या होता, विद इन और विदाउट में, अंदर भी और बाहर से, आउटसाइड भी हो सकता है और होता ही है। विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री प्लस आउटसाइड कंट्री, दोनों ही इनकम इंक्लूड होंगी। सो इनकम इज काउंटेड एज पार्ट ऑफ द जीएनपी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एरिया देख रहे हैं, एरिया ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी में हम क्या देखते हैं, ज्योग्राफी और रीजन ऑफ प्रोडक्शन। वाइल जीएनपी में क्या देख रहे हैं हम, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर इंडियन नेशनल अगर उसका ऑनर है तो हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे, अगर नेशनल फॉरेनर तो इसको जीएनपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल है। नाउ एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें कि यूएस बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी अगर कोई टेस्ला है, वो इंडिया में आती है और द प्रॉफिट अगर वो कमाती है, तो अगर इसको देखें, टेस्ला फंक्शनिंग इन इंडिया, इंडिया से प्रॉफिट होता है और यहाँ पे वर्कर्स भी हैं, तो इन दोनों में से क्या जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा, किसकी इनकम जीएनपी में इंक्लूड होगी, किसकी नहीं होगी। तो टेस्ला यूएस की कंपनी है, तो टेस्ला यूएस की कंपनी है, तो यूएस में इसकी इनकम जाने वाली है, तो यूएस की जीडीपी में इसका जीएनपी में इंक्लूड होगा। इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा क्या, टेस्ला की इनकम जीडीपी में इंक्लूड होगी इंडिया की, हाँ। वर्किंग इन इंडिया, जोग्राफिकल बाउंड्री इंडिया में है तो जीडीपी में इंक्लूड होना है। जीएनपी में इंक्लूड होगा क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसकी ऑनरशिप किसके पास में है, यूएस के पास में है, यूएस की नहीं होगी टेस्ला के केस में। लेकिन जो वर्कर है इसने जो पैसे टेस्ला कंपनी में काम करते हुए कमाए, तो वो जीडीपी में भी इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी होगा, क्योंकि वो इंडियंस हैं ऐसे वर्कर जो टेस्ला में कंपनी में काम करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के से आप समझ गए होंगे जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस क्या है। इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा माइंड क्लियर रहे, रेडी रहे। अब इन कॉन्सेप्ट को समझना और इन कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि आज हम ओपन इकोनॉमी, ग्लोबलाइज्ड और ग्लोबलाइजेशन की एज में रह रहे हैं। तो ओपन इकोनॉमी विद हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, लेसर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, जीडीपी इज लाइकली टू लार्जर देन द जीडीपी विल इक्वल टू द क्लोज्ड इकोनॉमी। तो कुछ केस हो सकते हैं
कि अगर कोई इकॉनमी ओपन इकॉनमी है, ओपन इकॉनमी का मतलब क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आसानी से आना जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, FDI ईजीली अवेलेबल रहेगा, लेसर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, इट्स GDP इज़ लाइकली टू बी लार्जर देन GNP, ओपन इकॉनमी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहेगा, लार्जर देन द GNP, मोस्टली इट्स GDP इज़ लाइकली टू बी। तो यहाँ पे जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि विदेश की कंपनियाँ यहाँ पर आके प्रोडक्शन करेंगी, जैसे टेस्ला इंडिया में आके प्रोडक्शन करे, आईफोन बनाए, एप्पल अपना, सैमसंग आए इंडिया में प्रोडक्शन, तो GDP में काउंट होगा, लेकिन GNP में काउंट नहीं होगी, क्योंकि इनकी मालिक कौन है, विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं। वाइल इन अ क्लोज्ड इकॉनमी, क्लोज्ड इकॉनमी में क्या कंसर्न रहेगा, कोई FDI इंक्लूड नहीं है, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती, कोई बाहर की कंपनी इस इकॉनमी में इन्वेस्ट नहीं करेगी, कंपनी आके यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो क्या होगा यहाँ पे, GDP जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर रहेगा नेशनल प्रोडक्ट के। क्यों, क्योंकि कोई विदेशी बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा। तो ये नॉर्थ कोरिया की क्लोज्ड इकॉनमी टाइप है। लगा क्लोज्ड इकॉनमी का एग्जाम्पल तो नहीं है आज इंडिया मतलब वर्ल्ड में, लेकिन इसको हम मान सकते हैं। नाउ अब डेप्रिसिएशन समझने के बाद में अब हमें एक्चुअल जो है कॉन्सेप्ट है, जो डेप्रिसिएशन होगा, कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन हो रहा कंट्री में, इकॉनमी में, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन ज़रूर होगा, वियर एंड टियर ज़रूर होगा, कुछ खर्च ज़रूर होंगे उसके मेंटेनेंस में, उसी को डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अगर हमने GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी हमारा मिला, मान लीजिए X अमाउंट मिला, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को अलग कर दिया, तो हमें जो भी यहाँ से मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। वहीं पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को हटाया तो हमें क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्यों निकाल रहे हैं हम इसलिए निकाल रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू मालूम होना चाहिए। डेप्रिसिएशन भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे ना, हमारे जेब में से पैसे खर्च हो गए मेंटेनेंस के लिए, वो हमें अमाउंट कम करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे NNP। अब हमें यहाँ पे मिल गए, क्योंकि हम GDP पहले निकालते हैं, GDP से हमें GNP मिला, GNP में हमने डेप्रिसिएशन को अलग किया, सो नाउ वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट तक हम पहुंच चुके हैं। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं। नेशनल इनकम फाइंड कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो ये 4 तरीके हैं नेशनल इनकम फाइंड करने के। कौन से, GDP, फिर GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दीजिए तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। GDP में से अगर हमने नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड को हटा दिया तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डेप्रिसिएशन हटा देंगे हम तो हमें मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। हम यहाँ तक क्यों आए, याद रखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम, हमें इसकी तलाश है, इसलिए इस वाले शब्द पे तो हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। नेशनल इनकम कैसे जाएंगे, अभी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे 2 फंडामेंटल
कॉन्सेप्ट और हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो जीडीपी निकाली है वो किस कॉस्ट पे निकाली है, कौन सी कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट नहीं है, वहाँ से पता चलेगा कि नेशनल इनकम कहाँ से कैसे मिलेगी। नाउ इसको समझने के लिए दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और है ज़रूरी है नेशनल इनकम कब तक पहुंचने के लिए। नेशनल इनकम हम किसको बोलेंगे? क्या नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही नेशनल इनकम बोलेंगे? नहीं, अभी कंप्लीट नेशनल इनकम ये नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। मार्केट प्राइस और क्या फैक्टर कॉस्ट दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक है मार्केट प्राइस और एक है फैक्टर कॉस्ट। सिंपल, अभी आप समझिए इसको, मैं समझा रहा आपको, सुनिए दोनों से क्या मतलब। मार्केट प्राइस मतलब क्या है? मार्केट में अवेलेबल कोई भी चीज़, उसकी प्राइस क्या है। इन दी मार्केट एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। ये एक्चुअल प्राइस है मार्केट में, एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस प्राइस पर उसको ख़रीदा जाए या बेचा जाए, बॉट एंड सोल्ड, दैट इज़ द एक्चुअल प्राइस इन दी मार्केट। बल्कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज जस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ चुके, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनको मिला के जो फैक्टर इनकी कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट बताएगा। और अगर कोई चीज़ है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में हमें एक्चुअल प्राइस पता चलेगा। कोई भी गुड है, कोई भी सर्विस है, वो मार्केट में कितने प्राइस पर बेची जा रही है, उसे है बोलेंगे हम मार्केट प्राइस। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि जो भी चीज़ बनाई है वो तैयार हो गई, वो फैक्टर कॉस्ट पे मिलती है। फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्स इंक्लूड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबको इंक्लूड करेंगे। इट इंक्लूड ऑल indirect taxes. All indirect taxes are included, not direct, indirect. Indirect क्यों? क्योंकि कंज्यूमर से वसूल करने हैं, लेकिन जो बना रहा उस पर एप्लाई हो गए, उस पर लेवी हो गए। तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं मार्केट प्राइस में। फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के होती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की ग्रांट सब्सिडीज होती हैं, लेकिन टैक्सेस नहीं लगते हैं। इट एक्सक्लूड indirect taxes. It include grants and subsidies. तो यहाँ पे क्या इंक्लूड है? ग्रांट्स और सब्सिडीज। जैसे कि मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री लगाई है, सरकार ने आपको लीज पे दिया, सब्सिडी दे दी है, आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का सब्सिडी दे दी, तो 8 लाख रुपए आपको लगे। फिर आप क्योंकि 8 लाख रुपए वसूल करेंगे ना, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, फिर सरकार ने आपको टैक्स में छूट दी है, सब्सिडी भी दी है और भी कहीं ज़्यादा, इस तरीके से। तो ग्रांट्स दिए हैं, आपकी मदद की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ़ किया है, ये सारी की सारी। तो फिर जो फैक्टर कॉस्ट आपकी जो रहेगी 100 रुपये, फिर सरकार ने उसमें माफ़ कर दिए 10 रुपये मान लीजिए, तो फैक्टर कॉस्ट 90 रुपये आएगी। अब ये 90 रुपये आपको कस्टमर से वसूल करने हैं जब मार्केट में आप जाओगे। फिर इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ेंगे, मान लीजिए 10 रुपये, तो 100 रुपये की चीज़ आप मार्केट में बेचोगे। अब ये 100 रुपये आपको कस्टमर से वसूलने हैं, 90 रुपये आपके, 10 रुपये टैक्स लगने लिए, तो 100 रुपये वसूल। ये वैल्यू है मार्केट प्राइस, ये फैक्टर कॉस्ट है,
ये टैक्स लगा 10 रुपये, इसलिए ये 100 रुपये बन गए। ये दोनों में अंतर है। तो जो नेशनल इनकम है तो वो किस चीज़ पे निकाली जाती है? नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है या फिर फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है? तो नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है, हमेशा याद रखो। क्यों? क्योंकि इट इज़ इनकम जनरेटेड बाय ऑल द नेशनल्स। अब यहाँ पे जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हटाना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो भी है। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? फैक्टर कॉस्ट GNP एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या लगा? इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया हमने और सब्सिडीज़ को इंक्लूड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और यही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड दैट वी गेट आर नेशनल इनकम जिसकी हमें तलाश थी। सारा का सारा पर्पस क्लियर हो गया। हमें नेशनल इनकम की तलाश थी। हम सबसे पहले स्टार्ट किया था जहाँ से हमने चैप्टर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग किस तरीके से किया जा सकता है कि किसी देश में कितना सामान बनता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं। अब GDP निकाला, फिर उसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक और डिफ़ॉल्ट है, एक फॉल्ट है कि जो भी विदेश के लोग हैं भारत में काम कर रहे हैं उनका पैसा इंक्लूड नहीं होगा। जो इंडियंस हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनका पैसा इंक्लूड होगा। इसलिए हमें क्या निकालना पड़ा? नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। इससे मिला हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब फिर हमने देखा कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी याद रखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन भी काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वियर एंड टीयर नहीं होगा बीच में, उसके लिए मैं फिर से उसमें से फैक्टर कुछ खर्च भी करना पड़ेगा उस मेंटेनेंस को करने के लिए, उस मशीनरी को मेंटेन करने के लिए। तो डबल एरर हो जाएगी काउंटिंग में, तो डेप्रिसिएशन हटाना पड़ा। तो हमें मिला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर हमने देखा कि यहाँ पे अभी एक चीज़ और है। अभी हमें जो नेशनल प्रोडक्ट मिला था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिला था, वो हमें मार्केट प्राइस पे मिला था। नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें मार्केट प्राइस पे मिला था। क्यों? क्योंकि GDP हमने मार्केट प्राइस पे निकाली थी। अब फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस हमने देखा। जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर देते हैं और सब्सिडी को हटा देते हैं तब हमें मार्केट प्राइस मिल जाती है। इसलिए हमने क्या किया? इसका रिवर्स, फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट ऑफ फैक्टर, ऐसी नेशनल प्रोडक्ट, ऐसा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसमें हमने कोई टैक्स नहीं दिया, कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है, हटाओ इसको। सब्सिडी इंक्लूड है, क्योंकि सब्सिडी कहाँ से आई थी? इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ जाने वाला है? गवर्नमेंट के पास। और सब्सिडी कहाँ से आई? सरकार के पास से ही आई। नेशनल सब्सिडी हमने इंक्लूड कर दी। सब्सिडी इंक्लूड क्योंकि सब्सिडी इंक्लूड इसलिए कि ये इनकम का पार्ट था। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट इट इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पे किया, किसी और ने पे किया, उससे मतलब नहीं है। बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इसका कॉस्ट तो इन्वॉल्व था ही। सब्सिडी, मान लीजिए 20 रुपये की सब्सिडी मिली है तो वो 20 रुपये की वैल्यू कम नहीं हो गई, वो 20 रुपये किसी और ने पे किए, तो सब्सिडी को इंक्लूड करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स हमने नहीं देना क्योंकि
वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं है, वो सरकार ने चार्जेस लिए हैं, ये गवर्नमेंट ने फ़ी चार्ज की है, तो इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। सब्सिडी को इंक्लूड इसलिए करेंगे क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बताती है, जो गवर्नमेंट ने पे किया है, किसी और ने दिया। फिर हमें मिला डेप्रिसिएशन हटाने के बाद में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, दैट इज़ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। सो हमेशा याद रखना है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट को, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लाइन। नेशनल इनकम क्या होती है, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। नेशनल इनकम होती है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, UPSC कभी भी कहीं से भी डायरेक्ट पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। आज ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। दी एस्पिरेंट इनविंसिबल चैनल है, ठीक है, इसको प्लीज़ ज्वाइन करें। यहाँ पे जितना भी स्टडी मटेरियल है मैं इस पे अवेलेबल करा दूँगा, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल दी एस्पिरेंट इनविंसिबल चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।